नमस्ते। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे। अ, ये जो विवाद हमेशा चलता है, कोई कहता है कि आयुर्वेदा हमारा सूडो साइंस है। कोई और पुराने जो आयुर्वेदा या आयुष के जो सिस्टम्स के जो वैद्य या प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स है, वो कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन काफ़ी साइड इफेक्ट्स है, हानि है, जो है हमारे पास सब इलाज है। तो इसमें साइंस क्या है, सूडो साइंस क्या है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं क्या? साइंस, कोई चीज को सूडो साइंस कहना बिगर उसका अच्छे से जांच किए हुए, वो खुद एक सूडो साइंस का सोचने, वो ऐसा जो सोचते हैं वो खुद सूडो साइंस जैसे उनका विचार है। क्योंकि साइंस हमेशा खोज होता है, साइंस मंजिल नहीं होता है। साइंस हर युग में एक साइंस होता है, उस युग के बारे में दर्शाता है, एक आईना दिखाता है। उस समय जो साइंस है वो अभी शायद आज के इससे अगर हम देखेंगे तो वो हमको लगेगा कि वो तो सूडो साइंस है, वो गलत है, नकली साइंस है। पर वो उस समय वो हो सकता है उस समय बहुत एडवांस साइंस हो। और हो सकता है कि उसको हम पीछे छोड़ दिए हैं, जैसे कोई पुराने साथी को हम देश भी छोड़ देते हैं अपना पीछे, आगे बढ़ जाते हैं और अपने देश को छोड़ देते हैं, अपने रूट्स को छोड़ देते हैं। और कहते हैं वो पुराने हैं, हमारे विचार वो ऐसे ही कुछ भाव आ जाते हैं, कुछ लोग में आ जाते हैं। और दूसरा पक्ष भी गलत रहता है अक्सर। जो पुराने जो इसमें जो पुराने जो हमारे चिकित्सा पद्धति थे, आयुर्वेदा थे, सबसे पुराना आयुर्वेदा ही है शायद, वो वर्ल्ड में सबसे पुराना कह सकते हैं, या शायद उसके टक्कर का चाइना का चाइनीज मेडिसिन हो सकता है। चाइनीज मेडिसिन उतना पुराना हो सकता है। और दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहते हैं और कट्टरता दिखाते हैं। दोनों तरफ कट्टर है। मॉडर्न मेडिसिन में भी कट्टर है, और आयुर्वेदा को हम लेके चल रहे हैं क्योंकि सबसे पुराना हमारा आयुर्वेदा ही है। बाकी बाद में तो खिचड़ी बन गया होम्योपैथी, वो हमारा जर्मन ही से आया था। वो एक्चुअली देखा जाए तो वो इंडियन सिस्टम नहीं है। चलो हम आज इंडियन सिस्टम की, और वो भी पुराने पद्धति है। जर्मनी हैनेमन के टाइम कई सालों पहले हुआ था, 100 साल, उसके बाद उसका आगे भी बढ़ना मांगता है। कोई भी चीज अगर रुक जाता है तो वो साइंस नहीं होता है। तो ये बात अभी के जो कुछ जो कट्टर कह लेंगे हम मॉडर्न मेडिसिन में, जिसको कट्टर कहेंगे, वो कहते हैं सूडो साइंस है, तो पूरा गलत नहीं है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका साइंस साइंस हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो अंधविश्वास होता है, जो फेथ होता है, जो डॉगमा होता है, वो फिक्स्ड रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। पर जो साइंस होता है आगे बढ़ता है। और मेडिसिन भी कैसा कितना साइंस है, मेडिसिन का 50% क्या 80% आर्ट है, थोड़ा सा साइंस है। मेडिसिन भी पूरा साइंस नहीं है, क्योंकि जो मशीन जैसा साइंस नहीं है कि हम एटम एक है तो सब एटम ऐसे। ह्यूमन में वेरिएशन बहुत है, तो जहाँ पे वेरिएशन है तो वहाँ पे आर्ट आ जाता है। तो हम मॉडर्न मेडिसिन वाला भी नहीं कह सकता कि हम पूरा मेडिसिन को हम साइंस के काबू में कर सकते हैं। साइंस के बाहर फिसल जाता कई बार। चलो फिर भी काफी साइंटिफिक मेडिसिन अभी हो गया है, इसमें भी दो मत नहीं है कि साइंटिफिक एडवांसेस काफी हुए हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जो एडवांसेस हुए हैं उसको तो कोई नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग करते हैं जो कि पुराने इसमें प्यूरिस्ट जो है कि नहीं, हमारे जो 2000 साल पहले जो चरक सुसूत्रा लिख गए थे वो फाइनल वर्ड है, उसके आगे हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। वो भी गलत है।
और ये उनको सोचना चाहिए, जो 2000 साल पहले अगर सुश्रुता चरक ने जो अपने ये लिखे थे, सुश्रुता चरक समिति, सुश्रुता जो बहुत आगे थे वो, क्योंकि उनके पास आज के साधन नहीं थे, माइक्रोस्कोप, ये अदर इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन से ही वो काफी कुछ उन्होंने, ट्रायल एंड एरर से काफी कुछ उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, और कई चीजें उनके क्लिनिकल साइंस सिम्टम, जो कि हिपोक्रेटिस के टाइम भी ऐसी था, ग्रीक मेडिसिन, उसके बाद पर उनके पास साधन नहीं था। और वो अभी जो उनके प्रैक्टिशनर्स है जो, वो उसी को लेके चलते हैं, और वो कहते हैं कि इसको अभी कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो प्रूव, यहाँ तक कि उस टाइम बॉडी को भी डिसेक्ट नहीं करते थे, ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी भी मालूम नहीं था, अंदाजा से चलता था हिसाब किताब। अभी भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कई ऐसे डिस्क्रिप्शन है एनाटॉमिकल ऑर्गन के, जो कि अभी देखने में दिखेगा कि ये बिल्कुल ऐसा है नहीं, पर वो आयुर्वेदिक टेस्ट में है, और आप जो कट्टर है, वो जो प्यूरिस्ट है, वो उसको मानने को तैयार नहीं है, वो जैसे तैसे उसका कुछ मतलब ढूंढ लेते हैं कि नहीं, ये आप ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर रहे, ये ऐसा है वगैरह। किडनी वगैरह का भी ठीक से डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि उस टाइम था नहीं, उस टाइम डिसेक्शन भी नहीं था, माइक्रोस्कोप में नहीं था। तो अभी जो फिजियोलॉजी एडवांस हुए है, एनाटॉमी एडवांस हुए है, बायोकेमिस्ट्री है, उससे मॉडर्न मेडिसिन को काफी आगे ये मिला है, बढ़ावा मिला है। और ये बात है, अभी कई इतिहास में होता रहता है कि कुछ लोग आए, राज किया, अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ऊपर किया, हमारे सिस्टम जो थे कंट्री के, वो होता रहता है ये। उसके अभी गिर के फिर से उठना चाहिए हमको, हमको उससे अटकना नहीं चाहिए कि हम उधर अटके हैं कि नहीं, हमारे को तो सब आता है। उसमें फिर क्या है कि आपका जो साइंस है, जो हमारा रिच ट्रेडिशन है, आयुर्वेद में इतना पुराना सिस्टम है, और काफी एडवांस्ड उस टाइम के था, और अभी कई ऐसे उसमें से कई ट्रीटमेंट निकल सकते हैं, अगर हम ये झगड़ा बंद कर दें। जो पुराने मेडिसिन के सिस्टम्स को, हर्बल मेडिसिन को हम ठीक से बेसिक साइंस में उसको स्टडी करें, फिर जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के एविडेंस बेस है, वो ट्रायल्स करें, एनिमल स्टडीज करें, माइक्रो, कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे इंडिया में कर रहे हैं, पर जितना हद तक करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा कंपार्टमेंट है। और आयुष मिनिस्ट्री में भी, अभी मैं तो इतना आयुर्वेद के इसमें नहीं हूँ डायरेक्ट ये, पर हम, एक हमारा थोड़ा बहुत कांटेक्ट हुआ है, एक बहुत बड़े स्कॉलर है, डॉक्टर GL कृष्णा, आयुर्वेद के स्कॉलर है, और वो खुद, उनके कई राइटिंग्स है, हिंदू में लिखे हैं, जर्नल में अपने लेख लिखे हैं, और आयुर्वेद के जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने बताए हैं कि आयुर्वेद जो है एंशंट एक साइंस है, दो के बीच में फंस गया है, एक मॉडर्न मेडिसिन के कट्टरों के बीच में फंसा हुआ है, और एक पुराने आयुर्वेद के जो ट्रेडिशनल व्यूज रखते हैं, जो कहते हैं कि हमारे तो सब कुछ मालूम हो गया था, चरक सूत्र को आगे कुछ जरूरत ही नहीं है, ये फाइनल है उसके। और अभी मॉडर्न मेडिसिन वाले कई हैं जो कहते हैं सूडो साइंस है, सभी सबको सूडो साइंस है, और इसके कारण आप मौका दे रहे हैं, आयुर्वेद वाले मौका दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने आप वो, अभी मॉडर्न मेडिसिन डेफिनेटली बहुत एडवांस किया है, पर मॉडर्न मेडिसिन में भी कई चीजें सूडो साइंस चलता है, मतलब कई चीजें बाद में 10 साल बाद, 5 साल बाद पता चलता है, जो पहले ये कर रहे थे ये अभी नहीं हुआ है, ये चेंज हो गया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो कोई सूडो साइंस नहीं है, ये स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये खोज है, तलाश है, जो कि साइंस में खत्म नहीं होता है, साइंस में खत्म नहीं होता है। अभी आप जब, अभी किस चीज को साइंस करोगे, एक्सप्लोरेशन। अभी जो पहले हम गुफा में रहते थे, गुफा में आग आग किसी ने फिर देखा ऐसे करके आग है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, पत्थर से बनाए, ऐसे कर करके ह्यूमन, तो वो साइंस ही था ना, वो उस अब वो सूडो साइंस तो था नहीं। तो आयुर्वेदा भी ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से, जड़ी बूटी ये वो, उससे पता चला कि ट्रायल एंड एरर से इससे ठीक हो जाता है, इससे ठीक नहीं होता। तो ये भी, वो भी उनका ऑब्जर्वेशन था।
और बाद में भी जो मॉडर्न मेडिसिन भी ऑब्जर्वेशन के साथ अभी उसके साथ माइक्रोस्कोप, बाकी जितने भी है एमआरआई, कैट स्कैन, ये वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम। पर आयुर्वेद वाले कई ऐसे हैं पुराने जो है वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते ये। और ये डॉक्टर जीएल कृष्णा ने खुद का एक्सपीरियंस लिखा है। ये ब्रिलियंट स्कॉलर थे आयुर्वेद के। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि ऐसे जो पुराने टीचर्स है वो आगे उनका विचार आए जा ही नहीं रहा, तो ऐसे उनसे फिर और होमी बाबा स्कॉलर है, वो काफी उनको इंटेलेक्चुअल है और काफी ऑनेस्ट है, काफी ये है। तो ऐसे कई ऐसे सिंसियर स्टूडेंट इसमें, ऐसे इसमें एक रास्ते में फंसे हैं जहाँ के आगे कोई सुराग नहीं दिख रहा है। तो ये हमको, ये इसलिए हमको बात करना था, क्योंकि इंडिया के साथ अगर तुलना किया जाए तो चाइना का भी उतना ही पुराना कल्चर है। दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और चाइना में हर्बल ये है। तो चाइना में अगर आप ऐसे, हमारे जो डॉक्टर है अभी हमारे इंडिया में जो मॉडर्न मेडिसिन के हैं वो कहते हैं सूडो साइंस है आयुर्वेदा। वो डॉक्टर कहलाने के लिए नहीं है, सूडो साइंस है। यहाँ तक कि उनके अगेंस्ट शायद कोई ने केस भी कर दिया केरला कोर्ट में। वो मतलब ये ऐसे सब पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए, एक्सप्लोर करो, साथ मिलके करो, वो बढ़ जाता है दोनों का। तो चाइना को अगर एग्जाम्पल लिया जाए, चाइना में एक 2000 पुराना जड़ी बूटी से आज का जो मलेरिया का मॉडर्न ट्रीटमेंट उससे निकाला गया। चाइना का जड़ी बूटी में हर्बल वॉर्मवुड कोई था, स्वीट वॉर्मवुड कोई प्लांट था। वो उनके पुराने टेक्स्ट में, जैसे हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में है, तो चाइना के पुराने चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में उसका ये था, जिक्र था। फिर उसमें कोई साइंटिस्ट है, टू यू यू नाम है उसका, लेडी साइंटिस्ट, उसके और सहयोगी मिलके, मलेरिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपको मालूम है। चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, तो वियतनाम वॉर के टाइम काफी प्रॉब्लम चल रहा था और ड्रग रेजिस्टेंस बहुत फैलता था। तो उसमें उन्होंने जड़ी बूटी जो यूज होते थे, आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिनिन, आर्टिमीथर, आज के तारीख में मलेरिया का वो ड्रग ऑफ चॉइस बन गया है। और उसका रिसर्च उन्होंने 79 से चालू किया और खुद के ऊपर किया। और चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, प्रोजेक्ट 523 पूरा चाइनीज गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और बाद में वो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटी मलेरिया, सबसे हर्बल इससे डेवलप हुआ। अगर उस उधर जैसे डॉक्टर वहां पे होते तो ये आगे ही नहीं बढ़ने देते, उसको बोलते ये तो सूडो साइंस है। सूडो साइंस उसको कहते हैं। वो से अभी वो मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा, आर्टिमीथर मॉडर्न मेडिसिन में आ गया। ऐसे हमारे यहाँ भी कई एंटी हाइपरटेंशन में सर्पगंधा, सर्पगंधा इस्तेमाल होता था आयुर्वेदा में। सरपेंट रिसरपिन बना था, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे वो एंटी ब्लड प्रेशर की दवाई होती थी। तो मतलब वहां फिर रुक गया ना गाड़ी, अगर उनको सूडो साइंस करोगे। तो ऐसे हमारे यहाँ कितना हो सकता है, ट्रेजर हो सकता है, इतने जड़ी बूटियां, इतना बोटानिकल डाइवर्सिटी है, इतने आयुर्वेदिक टेस्ट को ऐसे करके अगर मिलके रिसर्च करे। एक ही होता है साइंस, कोई ऐसा आयुर्वेद साइंस अलग है यार, मॉडर्न मेड साइंस साइंस ही होता है, फिजिक्स फिजिक्स होता है, कोई इंडियन फिजिक्स और रशियन फिजिक्स, अमेरिकन फिजिक्स। मेडिसिन में हमने क्या कर दिया, अपना अपना अलग अलग कंपार्टमेंट कर दिया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल, कई हितों का टकराव आ जाता है। उसका प्रैक्टिस, हमारा प्रैक्टिस, उनको नहीं करने देंगे, इनको नहीं करने देंगे हमारा ये। और अभी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी अभी मार्केट फोर्सेस आ गए हैं। आयुर्वेद वगैरह प्रोडक्ट्स बिलियन डॉलर इंडस्ट्री भी हो गए हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास बहुत जल्दी उठ जाता है। कोई भी मेडिकल सिस्टम परफेक्ट नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन में सही कई बार ठीक नहीं होता है। महामारी में भी कितना कुछ ये हुआ तो लोगों का, और ये चला गया तो फिर इधर आते हैं, इधर भी फिर मार्केट बन जाता। और एक चीज ये है कि हम मशीन नहीं है, पर हमारे को फायदा है कि हम कुदरत के जीव हैं। तो कुदरत हमको 90% टाइम कुदरत खुद ही बीमारी ठीक कर देता है। और क्रेडिट किसको मिलता है, जो मेडिसिन उस टाइम आप ले रहे हो उसको क्रेडिट मिल जाएगा।
इसीलिए जो कई सिस्टम्स होते हैं जो सबसे कम करते थे उसमें साइड इफेक्ट्स कम होते थे, और कुदरत बाकी काम कमाल कर देता था। कैसे करता था आज तक कईयों को शायद मालूम हो नहीं मालूम हो, तो कुदरत से ठीक हो जाते थे। और तो मेडिसिन एक ऐसा पेशा है कि आप, कुदरत आपको 10 में से 9 मरीज को ठीक कर देगा, और 10 में से 1 का कुछ हो जाएगा, कहेंगे वो तो भाई बहुत सीरियस बीमारी था, अल्लाह की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, ये मर्जी है। तो वो डॉक्टर को, पर जो भी 10% बीमारी जो एक्चुअल बीमारी है, उसमें आपको एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो चाइनीज जो हर्ब है, पूरा किया उन्होंने, और पूरा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, प्रोजेक्ट 523। और उसको 2015 को नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में, वो लेडी को जिसने पूरा रिसर्च किया, पहले अपने में भी टेस्ट किया उसने, ट्रायल। अभी देखिए क्या है, गवर्नमेंट का पैसा है, कहीं हितों का टकराव नहीं है। अभी प्राइवेट फार्मा कंपनी करते हैं तो वो क्या करेगा, पहले वैक्सीन निकालेगा कि हेल्दी लोगों को भी दो, तो उसका मार्केट बढ़ जाता है। खाली बीमारी के लिए आजकल दवाई नहीं बनाते, और ऐसे वैक्सीन बनाएंगे जो बीमारी, जैसे हमने कहा कि अपने आप कई कुदरत ठीक कर देता है। तो हल्का कोई बीमारी का वैक्सीन बना दो या ये बना दो तो पता नहीं चलेगा, मीडिया कर लेता है लीथल वायरस, ये वायरस, वो वायरस, और उसके बाद अपने आप नेचुरल इम्यूनिटी आ जाता है, पर आपने वैक्सीन भी लगा दिया, फिर बोलो देखो वैक्सीन से हमने रोक दिया। क्योंकि आप वो समझते हैं कि ये हल्का हल्का बीमारी को पेंडेमिक बनाने का है, पता नहीं चले हमारा वैक्सीन काम कर रहा कि नहीं, हमारा दवाई काम कर रहा कि नहीं। सीरियस बीमारी में छेड़ो नहीं बस ज्यादा, क्योंकि सीरियस बीमारी 10 में से 1 को ही होगा। पर डरा दो आप कोई बीमारी का, अभी एचपीवी वैक्सीन के ऊपर डरा दो, क्योंकि पर एक्चुअली 1 लाख में 10 लोग का देहांत होता है एचपीवी वैक्सीन से, वो भी 50-60 साल। 1 लाख में 10-12 डेथ होते हैं हर साल, साल में। 1 लाख में 10-12 हो सकता, वो भी कम हो जाए अगर उनका हाइजीन ठीक हो, साफ सफाई ठीक हो, तो वो भी, और अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो। और कोई पर डर के लिए पूरे को लगा दो, पूरा 1 लाख को लगा दो, 10 10 डेथ बचाने के लिए। ये सिंपल एरिथमेटिक है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल मॉडल की जरूरत नहीं है, पर प्रोपोगेंडा ऐसे काम करता है। तो हम वो कह रहे हैं कि चाइना से हमको सीखना चाहिए। चाइना ने अपना पुराना, उसको सूडो साइंस नहीं कहा है, अपना हर्बल मेडिसिन जो था चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को, उसने सूडो साइंस नहीं कहा। वो जो लेडी थी, उसका अभी उम्र 94 ईयर्स एज है, अभी भी वो चीफ साइंटिफिक चीफ साइंटिस्ट है वो जो लेडी है, तू यू यू, जिसने कि ये हर्बल से एंटी मलेरिया ड्रग निकाला, वो आज के तारीख में चीफ साइंटिफिक, चाइना एकेडमी ऑफ चाइनीज मेडिकल साइंसेस, जैसे आयुष मिनिस्ट्री समझ लो हमारा। तो वो अभी वो चीफ साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला, जिसने अपना हर्बल मेडिसिन, और वो आंखें में आंखें डाल के मॉडर्न मेडिसिन को आंख में डाल के देख सकती है, कि किसी का हिम्मत नहीं हो सकता कोई ऐसा छोटा मोटा डॉक्टर, ये डॉक वो डॉक, लिव डॉक ये डॉक, किडनी डॉक्टर, लीवर डॉक्टर, बोले कि तुम सुडो साइंस हो। वो खुद नोबेल प्राइज लेके खड़ी है, और वो चीफ साइंटिस्ट है। आयुष मिनिस्ट्री उनका जो है, आयुष नहीं, चाइनीज चाइनीज मेडिसिन। और हमारे आयुष में सब ब्यूरोक्रेट लोग हैं। अभी वो लेते हैं पैसा रिसर्च के लिए, गोबर में रिसर्च, इसमें रिसर्च, और पैसा उड़ा देते हैं। अभी वो स्कैम हुआ था उसका, करोड़ों रुपए इधर घूम गए उधर घूम गए। पर ये सीरियस रिसर्च, और चाइना एक तरफ हर्बल है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि एआई का भी अस्पताल बना लिया उन्होंने। मतलब उनका रेंज देखो ना, हर्बल से उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, और मॉडर्न मेडिसिन में भी पीछे नहीं है, एआई में भी पीछे नहीं है। एआई के उन्होंने सिमुलेशन हॉस्पिटल्स बनाए, हालांकि थोड़ा बड़ा चला के आता है सोशल मीडिया में, पर एआई के उन्होंने पूरे ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स ट्रेन हो जाते पूरा 93% एक्यूरेसी है। तो एआई भी एक तरफ बना लिया, और दूसरी तरफ
हर्बल मेडिसिन को भी पीछे नहीं छोड़ा है। हर्बल मेडिसिन वाले को नोबेल प्राइज मिल रहा है। अब उसको कोई कहेगा, उसको चाइना का कोई मॉडर्न डॉक्टर कि तुम सुडो साइंस हो, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अभी मॉडर्न मेडिसिन। तो ये अटके हुए हैं। ये अगर माइंडसेट ठीक हो जाए, जो हमारे पुराने आयुर्वेद के भी जो स्कॉलर्स हैं, वो कहे कि हाँ भाई, मान ले 2000 साल पहले ये सुश्रुतरा चरक, ये सब आम इंसान थे, ये भगवान नहीं थे कि इनको सब पता था। इन्होंने उस टाइम ये पूरे वर्ल्ड के आगे थे। पर अभी हमको मॉडर्न साइंस का फायदा उठाना चाहिए, कंबाइंड रिसर्च करना चाहिए, और कई जगह हो भी रहा है हमारे यहाँ। पर हमको बहुत ज्यादा मांगता है, और ये अपने अपने कंपार्टमेंट में रहते हैं। ये कहते हैं हमारा सिस्टम अच्छा है, हम सब इलाज ठीक कर देंगे आपका। और हमारा जो है, जो आयुर्वेदा वगैरह का मेन है, दूसरे भी होम्योपैथ और जो भी है यूनानी वगैरह, उनका मेन है प्राइमरी हेल्थ केयर में बहुत काम है, जो कि नेग्लेक्टेड है, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर। और जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां में, उसमें डिले नहीं होना चाहिए एलोपैथिक के लिए। पर कई बार क्या होता है, ऐसे प्रोपेगेंडा, दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा होता है कि हम तो सब ठीक कर लेते, हम कैंसर भी ठीक कर लेते, ये भी ठीक कर लेते। तो उससे क्या है, डिले हो जाता, कई पेशेंट गुमराह हो जाते हैं। पर उनको जो मेन है, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा वगैरह, स्लीप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर हो तो 99% बीमारियां नहीं होगा। और वो नेग्लेक्टेड है। तो आयुर्वेद का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, या दूसरे जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स के है, वो हिपोक्रेटिस के टाइम से है। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, एक्सेस नहीं करना, मॉडरेशन करना, ये सब में उनका ही है। तो आज हम चाइना वाले का थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं हम, उनका हम बताते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमको प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। और ये हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और इकट्ठे मिलकर रिसर्च करें तो शायद चाइना से भी हम आगे निकल जाए, या वर्ल्ड से आगे। अभी ये बाएं तरफ देखिएगा, ये है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये टू यू यू नाम है इसका। आर्टिमिसिनिन इज अ एंटी मलेरिया कंपाउंड डिराइव फ्रॉम आर्टिमिसिया एनुआ, स्वीट वर्मवुड, मेडिसिन हर्ब यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो उनके चाइनीज मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। और उसने वो लिटरेचर को देख के फिर 1970 से स्टार्ट किया रिसर्च। उसने, इतना टाइम लगता है। और हमारे यहाँ क्या है, आयुष और एलोपैथी वाले लड़ते रहते हैं। ये कहते हैं हमारा तो ट्रेडिशनल विजडम है, हमको आगे कुछ सीखना नहीं है, सब कुछ हमारे इसमें दिए हुए हैं। जबकि कई उस टाइम में कई ये थे, इनके लिमिटेशंस थे। और ये मॉडर्न वाले इनको सूडो साइंस कहते हैं, एविडेंस बेस्ड कहते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल चाहिए। तो ये एक्चुअली कॉमन ग्राउंड एक आना चाहिए कि अभी जो नोबेल प्राइज चाइनीज हर्बल मेडिसिन ने लिया, क्लिनिकल ट्रायल से, फाइनली क्लिनिकल ट्रायल से एस्टेब्लिश हुआ कि ये, और सब यूज करते हैं इसको। ये है आपका ट्रेडिशनल एंटी मलेरियल कंपाउंड, आर्टेमिसिया एनुआ, स्वीट वर्मवुड, मेडिसिनल हर्ब यूज फॉर सेंचुरीज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये है लेडी, अभी 94 ईयर एज है, अभी भी वो चीफ साइंटिस्ट है। प्रोजेक्ट 523 था, सेटअप इन 1967 बाय चेयरमैन माओ Zedong, who wanted to help communist troops fighting in the mosquito-ridden jungles of Vietnam, where they were losing more soldiers to malaria than bullets. Two Chinese farmer scientists who discovered artemisinin derived from and used to treat malaria, saving millions of lives. Her work, which as part of covert Chinese government effort, Project 523, गवर्नमेंट का एफर्ट था। अगर फार्मा को दे देता तो वो अपना प्रॉफिट देखता। was inspired by ancient Chinese medicine, leading to her winning the Nobel Prize in Physiology और मेडिसिन इन 2015 को। ट्रेडिशन से इंस्पायर हुआ वो। 2000 चाइनीज हर्ब, ये इजी नहीं है कि एक बता दिया, एक हर्ब उठा लो हो गया। वो 2000 और 1969 से कर रही है, जाके 2000, करीब कितने 30 साल लग गए उसको। अभी तो एक एक साल में वैक्सीन निकल रहा है, mRNA वैक्सीन 2 साल में निकल रहा है। जो सीरियस रिसर्च होता है उसमें इतना टाइम लगता है।
तो उसने एक रेफरेंस में, पुराना चाइनीज लिटरेचर में उसको रेफरेंस मिला कि ये मलेरिया में यूज होता है, फीवर में। तो अभी उसको सूडो साइंस कह देते हैं, उधर भी दवा देते। तो वो, हमारे मॉडर्न मेडिसिन वाले भी जो एंटी मलेरिया दवाई जो इतने जाने बचाती है, इससे हम वंचित रह जाते हैं। तो किसी को ये सूडो साइंस नहीं कहना चाहिए, ये मैच्योरिटी है। और हम दोनों तरफ कह रहे हैं, हम ये दूसरे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले भी, उनका वो सही में सूडो साइंस करते हैं। अगर वो आगे रिसर्च ना करे, आगे साइंस के साथ आगे ना बढ़े, तो वो अपने आप प्रूव कर देते कि वो सूडो साइंस कर रहे हैं। तो उसने टेस्टिंग खुद ही में की है, फर्स्ट ह्यूमन सब्जेक्ट। वो सेफ्टी ट्रायल में अपने आप को भी उसने इंक्लूड कर लिया। स्टैंडर्ड हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन अफ्रीका एशिया, चाइनीज नेशनल टू फर्स्ट चाइनीज नेशनल नोबेल प्राइज। ये देखिए, ये यंग एज में है ये। कोम्ड एंसेंट चाइनीज डेस्क फॉर मलेरिया क्योर। तो आज हमको इतना ही आपको मैसेज देना था कि भाई हम सभी चीज को हमको देखना चाहिए, आंखें बंद नहीं कर लेना चाहिए। जो किसी दूसरे को सूडो साइंस कहता है, वो अपने तरफ भी झांक के देखे कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन में भी कितनी गलतियां होती हैं, कितने ड्रग एरर्स होते हैं, कितने मेडिकल एरर्स होते हैं। और साइंस तो हमेशा आगे बढ़ता है, और अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पुराने पूरे साइंस, वो अपने टाइम में एडवांस साइंस थे, अभी वो पीछे रह गए हैं, अभी उनको भी आगे आना है। तो दोनों को अगर इंटीग्रेट होके साथ, बेस्ट ऑफ बोथ ऑल सिस्टम्स करें, तो फिर हमको बहुत, हमारे पास रिच रिसोर्स है, बोटेनिकल डाइवर्सिटी है, ये है। तो हमको आपको कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना, तो आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है। हम जो जो डेवलपमेंट्स हेल्थ में होते हैं ग्लोबली, और जो कि हमारे लिए, हमारे देश की इससे फायदा हो सकता है, वो मैसेज आप तक लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आपको कुछ अगर फीडबैक देना है, आप दे सकते हैं। हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे, मतलब कार्रवाई क्या करेंगे।